सिर्फ अपनी दबंग मंगेतर से बचने के लिए मुझे मजबूरन एक हाई स्कूल में छिपना पड़ा, लेकिन वहीं मैं 300 छात्रों के साथ बंधक बन गया। उन लुटेरों ने सीधे मेरे हाथ में एक गरम गन ठूंस दी और बोले, अगर पैरों के पास गिरी हुई उस स्कूल ब्यूटी को खत्म कर देगा तभी जिंदा बचेगा। सबको लगा कि मैं अपनी जान बचाने के लिए ट्रिगर दबा दूंगा। यहाँ तक कि मेरी स्पेशल फोर्सेस वाली मंगेतर, जो स्क्रीन के उस पार सब देख रही थी, उसने भी आंखें कसकर बंद कर ली। लेकिन अगले ही सेकंड मैं बिजली की तरह पलटा। गन की नली ने हवा में ऐसा नामुमकिन आर्क बनाया कि कोई यकीन ही नहीं कर सकता था। 3 सेकंड, 3 हथियारबंद बदमाश सीधे जमीन पर ढेर हो गए। पूरे स्पेशल ऑपरेशंस बेस में सन्नाटा छा गया और मेरी वो मंगेतर, जो हमेशा मुझे निकम्मा समझती थी, पूरी तरह पत्थर की मूर्ति बनकर रह गई। पूरे शहर के बड़े बड़े अफसर एक साथ अपनी सीटों से खड़े हो गए। स्पेशल टास्क फोर्स भी मेरे कारनामे से हिल गई। लेकिन जब उन्होंने मेरी फाइल चेक की तो वहां मौजूद हर इंसान का मुंह खुला का खुला रह गया। फाइल में लिखा था होंगसन सीनियर हाई स्कूल, जो जांगलांग सिटी का सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी एडमिशन रेट वाला स्कूल था। लेकिन इस वक्त स्कूल के मेन गेट से काफी दूर तक पूरा इलाका सील कर दिया गया था। चारों तरफ बैरिकेड लगा दिए गए थे। सैकड़ों आर्म्ड पुलिस ने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर रखा था। सबके पास हैवी इक्विपमेंट था और किसी भी वक्त अंदर घुसने के लिए तैयार थे। वहीं बैरिकेड के बाहर ना जाने कितने लोग भीड़ लगाकर खड़े थे और आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। पूरा माहौल बेहद भारी और दम घोंटने वाला था। स्कूल के गेट पर बने सिक्योरिटी रूम में मेयर और पुलिस कमिश्नर के सामने एक कम्युनिकेशन डिवाइस रखा था। स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा था। बड़े हॉल के कोने में दर्जनों छात्र डर के मारे दुबके हुए बैठे थे। 3 ब्लैक आर्मर पहने हथियारबंद लोग हैवी वेपन्स लेकर उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए थे। मौजूदा हालात यही थे। करीब 300 12वीं के छात्र बंधक बन चुके थे। सबकी जान धागे से लटकी हुई थी। हॉल के अंदर रोने, चीखने और अफरा तफरी की आवाजें लगातार मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं सच में ना हंस पा रहा था, ना रो पा रहा था। बस खुद को एक थप्पड़ मारने का मन कर रहा था। मैं तो सिर्फ अपनी ऑनलाइन फ्रेंड से स्कूल में मिलने आया था। किसे पता था कि सीधा आर्मड किडनैपिंग में फंस जाऊंगा। डिंग, इंस्ट्रक्टर सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, कृपया होस्ट तुरंत चेक करें। ऐसे नाजुक वक्त पर अचानक मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी। इंस्ट्रक्टर सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि होस्ट को स्पेशल टास्क फोर्स का ट्रेनर बनना होगा, तभी आगे के रिवॉर्ड्स अनलॉक होंगे। पहली बार एक्टिवेट होने पर बधाई हो, आपको शॉर्ट वेपन स्किल बुक मिली है। स्किल लेवल मास्टरी, क्या अभी सीखना चाहते हैं? आवाज खत्म होते ही मैंने बिना 1 सेकंड गंवाए सीधे लर्न नाउ चुन लिया। पलक झपकते ही जानकारी का सैलाब मेरे दिमाग में भर गया। एक ही पल में मुझे पिस्तौल इस्तेमाल करने की हर ट्रिक और टेक्निक पूरी तरह समझ आ गई। उसी वक्त मेरे कानों में टूटी फूटी चाइनीज भाषा सुनाई दी। अगले ही पल एक काली गन की नली सीधे मेरे माथे पर आकर टिक गई। ए लड़के, खड़ा हो। मैं हल्का सा चौंका। मुझे पता था कि वो हरामी मुझे ही बुला रहा है, लेकिन ऊपर से मैं बिल्कुल शांत बना रहा। दिल की घबराहट छिपाते हुए धीरे धीरे खड़ा हो गया। मेरे सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जिसकी काली चमड़ी जले हुए खंभे जैसी लग रही थी। उसका शरीर पहलवान जैसा था, आंखें गहरी धंसी हुई थी। देखने से लगता था कि वो साउथ ईस्ट एशिया का रहने वाला है। इस वक्त वो एक हाथ से लंबी राइफल उलटी पकड़कर उसकी नली सीधे मेरे माथे पर ताने हुए था। साथ ही दांत निकालकर डरावनी हंसी हंस रहा था। उसका चेहरा देखकर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। फिर उस ब्लैक आर्मर वाले ने अपनी कमर से एक पिस्टल निकाली और सीधे मेरे हाथ में ठूंस दी। उसने अपनी भारी और कर्कश आवाज में गरजते हुए कहा, ये खिलौना पकड़ और उस लड़की को यहीं खत्म कर दे। उसकी बात खत्म होते ही उसकी नजर मेरे पैरों के पास बैठी उस खूबसूरत लड़की पर गई। वो वही लड़की थी जिससे मेरी अब भी थोड़ी देर पहले ही पहचान हुई थी। पूरा हॉल मौत जैसी खामोशी में डूब गया। सारे होस्टेजेस डर के मारे सिकुड़ गए। किसी की हिम्मत नहीं थी कि एक शब्द भी बोले। जो रो भी रहे थे वो भी सिर्फ सुबकने की हिम्मत कर पा रहे थे। इस वक्त सिर्फ उस बदमाश की भारी आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी और हर किसी का शरीर डर से कांप रहा था। सबके दिल में सिर्फ खौफ और दहशत भरी हुई थी। उसी समय जमीन पर बैठी लड़की ने भी सिर उठाया। उसके छोटे से गोरे चेहरे पर आंसू अब भी बहे जा रहे थे। उसकी आंखें बेबसी और डर से भरी हुई थी। वो लगातार मेरी तरफ देख रही थी। ए लड़के, गन पकड़। बदमाश फिर गरजा। साथ ही उसने गन की नली मेरे सिर के बीचों बीच जोर से मार दी। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। मैं पहले की तरह पूरी तरह शांत खड़ा रहा। मेरी यही शांति उस बदमाश को थोड़ी दिलचस्प लगी, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे पूरा यकीन था कि उसकी गन के सामने ये लड़का कुछ नहीं कर सकता। अगले ही पल मैंने उसके हाथ से पिस्तौल ले ली और उसे मजबूती से पकड़ लिया। बदमाश ने एक वहशी मुस्कान दी और जमीन पर बैठी लू लिनलिन की तरफ इशारा करके बोला, इस औरत को मार डाल, फिर तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। बिल्कुल साफ था, ये बदमाश जानबूझकर वहां मौजूद सभी लोगों को मानसिक रूप से टॉर्चर कर रहा था। बंधकों की जान को वो अपने मनोरंजन का खिलौना बना चुका था। वो इतना निर्दयी और खून का प्यासा था कि किसी शैतान से कम नहीं लगता था। मैंने अंदर ही अंदर दांत भींच लिए। दिल कर रहा था कि इसी वक्त इस हरामखोर का सिर उड़ा दूं, लेकिन मैं जल्दबाजी नहीं कर सकता था। फिर मैंने
मैंने धीरे से मुड़कर अपने पैरों के पास बैठी उस लड़की की तरफ देखा। वो अब भी जमीन पर सिकुड़कर बैठी थी, बुरी तरह रो रही थी। जैसे ही उसकी नजर मेरी नजर से मिली, उसकी आंखों से आंसुओं की 2 धाराएं लगातार बहने लगी। वो कांपती हुई आवाज में बोली। उसी वक्त बगल में खड़ा वो हरामी फिर से पागलों की तरह डरावनी हंसी हंसने लगा। जल्दी से गोली मार, नहीं तो इसका अंजाम सिर्फ मौत नहीं होगा। मैं इसे धीरे धीरे इतनी बुरी तरह टॉर्चर करूंगा कि ये मौत की भीख मांगेगी। पूरे हॉल में मौजूद सभी लोग चोरी छिपे हमारी तरफ देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि जोर से सांस भी ले सके। विरोध में खड़ा होना तो बहुत दूर की बात थी। उस हरामी के तरीके इतने बेरहम थे कि हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। सबकी नजरें मेरी पीठ पर टिकी थी। हर कोई मन ही मन यही सोच रहा था, क्या मैं गोली चलाऊंगा या नहीं। ज्यादा संभावना तो यही थी कि चलाऊंगा, आखिर कौन नहीं जीना चाहता। और अगर मैंने गोली नहीं चलाई तो हम दोनों की मौत तय थी, और वो मौत साधारण मौत से लाख गुना ज्यादा दर्दनाक होती। उसी समय जियांगलिंग सिटी के स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में कई बड़े मिलिट्री ऑफिसर्स आमने सामने बैठे हुए थे। वे नई स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की योजना पर चर्चा कर रहे थे। ऊपर से मिले आदेश के मुताबिक कुल 3 नई स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जानी थी। हमारे मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट को उनमें से एक टीम मिली थी। आदेश था कि एक फीमेल स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी ये थी उसका इंस्ट्रक्टर किसे बनाया जाए। एक ऑफिसर बोला, साथियों की ट्रेनिंग आखिर किसके हवाले करेंगे। तभी दरवाजे पर अचानक बहुत तेज और घबराहट भरी नॉक हुई। मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने है शेनगुआंग जल्दी से अंदर आया और सलाम ठोकते हुए बोला, रिपोर्ट सर, अभी अभी खबर मिली है कि सिटी सेंटर में बहुत बड़ा हादसा हुआ है। ये टेररिस्ट अटैक है। सिटी आर्म्ड पुलिस हमसे तुरंत सपोर्ट मांग रही है। ये सुनते ही वहां बैठे सभी ऑफिसर्स पहले तो सन्न रह गए। कुछ ही देर बाद जियांगलिंग स्पेशल मिलिट्री बेस से हेलीकॉप्टर्स उड़ान भर चुके थे। ब्लेड स्पेशल टास्क फोर्स और पूरे एक बटालियन की सेना पूरी ताकत के साथ सिटी सेंटर की तरफ रवाना हो गई। उधर होंगसन सीनियर हाई स्कूल के बाहर सिक्योरिटी जोन के बाहर खड़े लोग अंदर की हर हलचल का इंतजार कर रहे थे। नेगोशिएशन एक्सपर्ट अब भी लाउड स्पीकर लेकर लगातार बदमाशों से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब तक किसी को नहीं पता था आखिर उन आतंकियों का मकसद क्या था। क्या ये सुसाइड टेरर अटैक था या सिर्फ फिरौती के लिए किडनैपिंग। इसी वजह से हालांकि स्पेशल पुलिस काफी देर से पोजीशन लेकर तैयार बैठी थी, फिर भी कोई भी जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिर अंदर लगभग 300 हॉस्टेजेस थे। सबसे बड़ी बात, ये एक स्कूल था। सारे हॉस्टेजेस 12वीं के छात्र थे। हो सकता है उनमें पूरे शहर का टॉपर हो या शायद पूरे प्रोविंस का टॉपर भी। आज की घटना अगर बिगड़ गई तो पब्लिक प्रेशर कितना भयानक होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल था। अगर हॉस्टेजेस को भारी नुकसान हुआ तो सिर्फ पूरे हुआशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस घटना पर टिक जाएगी। ये देश की इंटरनेशनल इमेज और सम्मान का मामला था, इसीलिए पूरा माहौल इतना तनावपूर्ण था कि हर किसी के माथे पर पसीना था। सब मन ही मन दुआ कर रहे थे, मिलिट्री सपोर्ट आखिर कब पहुंचेगी। सिक्योरिटी रूम के अंदर जियांगलिंग सिटी का मेयर लगातार हॉल के सीसीटीवी स्क्रीन को घूर रहा था। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। वो दहाड़ते हुए बोला, गुस्से में उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आज की घटना चाहे जैसे भी खत्म हो, उसके पॉलिटिकल करियर का आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन था। हो सकता है उसे तुरंत सस्पेंशन भी झेलना पड़े। सिटी हॉल के सारे बड़े अधिकारी यही अंदाजा लगा रहे थे कि यह शायद एक सुसाइड टेरर अटैक है, जिसका मकसद पूरे शहर में दहशत और अफरा तफरी फैलाना। लेकिन दूसरी तरफ आतंकी अब तक कोई कदम नहीं उठा रहे थे। संभव है वे किसी और बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी हो, हालात अब आग की तरह नाजुक हो चुके थे। जरा सी गलती और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। धड़ धड़ धड़। ठीक उसी सबसे अहम पल आसमान में हेलीकॉप्टर्स के रोटर की तेज आवाज गूंजने लगी। साथ ही कई आर्मर्ड व्हीकल्स तेज रफ्तार से स्कूल के गेट तक पहुंचे और चीखती ब्रेक के साथ वहीं रुक गए। अगले ही पल पूरी तरह हथियारों से लैस सैकड़ों सैनिक तेजी से नीचे उतरे। किसी आदेश का इंतजार किए बिना उन्होंने फौरन अलग अलग दिशाओं में फैलकर पूरे स्कूल के सभी अहम पॉइंट्स पर कब्जा कर लिया। हम किसी भी वक्त रेड करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। तभी सिक्योरिटी रूम का दरवाजा खुला। स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य तेजी से अंदर आए और सीधे कम्युनिकेशन डिवाइस के पास पहुंच गए ताकि टेररिस्ट अटैक की ग्राउंड सिचुएशन को रियल टाइम में देख सके। हम ब्लेड असोल्ट टीम है, इस वक्त हमें मौके की पूरी जानकारी चाहिए। हे शेनगुआंग मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने, हाथ में असोल्ट राइफल लिए सीधे जियांगलिंग सिटी के मेयर की तरफ देखने लगा। पुलिस चीफ ने तुरंत रिपोर्ट दी। लुटेरों की संख्या कंफर्म हो चुकी है। कुल 3 लोग हैं। तीनों हमारी निगरानी में हैं, लेकिन मैनहोल पूरी तरह सील हो चुका है। स्नाइपर्स के पास शूट करने के लिए कोई एंगल नहीं है और यह भी मुमकिन है कि इनके दूसरे साथी स्कूल के किसी और हिस्से में छिपे हों। ये सभी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन इनका ऑपरेशन बहुत प्रोफेशनल है। प्लानिंग भी बेहद सटीक है। संभव है कि ये किसी प्रोफेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य हों। एक और अजीब बात, ये लोग अब तक कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। हमें शक है कि इनके पीछे कोई और बड़ी साजिश है। स्पेशल पुलिस टीम के कैप्टन और पुलिस चीफ ने बहुत तेजी से पूरी सिचुएशन समझा दी, जिससे ब्लेड स्पेशल टास्क फोर्स को मामले की शुरुआती जानकारी मिल गई। हालात अब बेहद नाजुक हो चुके थे। अब घुमाने फिराने का वक्त नहीं था। तांग शिनई का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी आंखों में तेज और सख्ती साफ दिखाई दे रही थी। वो लगातार स्क्रीन को
को घूर रही थी। अचानक उसने हाथ उठाकर स्क्रीन पर दिखाई दे रही एक फिगर की तरफ इशारा किया। ये क्या है? इसे मिलाकर तो वहां 4 लोग दिख रहे हैं। फिर कहा क्यों जा रहा है कि सिर्फ 3 टेररिस्ट्स हैं। मेयर ने भी स्क्रीन की तरफ देखा। तांगशनई जिस इंसान की तरफ इशारा कर रही थी वो मैं था। इस वक्त मेरे हाथ में गन थी और मैं कैमरा की तरफ पीठ करके खड़ा था। ऐसे में गलतफहमी होना बिल्कुल आसान। मेयर ने तुरंत समझाया वो लड़का होस्टेज है। उसे उन हरामियों ने मजबूर किया है कि वो उस लड़की को अपने हाथों से गोली मार दे। धत्त तेरे की, ये टेररिस्ट सच में मरने लायक है। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें तुरंत एक्शन लेना होगा। पूरी बात समझने के बाद स्पेशल टास्क फोर्स के सभी जवान गुस्से से आग बबूला हो गए। हर किसी ने दांत भींच लिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि इस बार के टेररिस्ट्स इतने घटिया, वहशी और बेरहम होंगे। वहां मौजूद किसी को भी नहीं पता था कि मैं क्या फैसला लूंगा, लेकिन एक बात तय थी, आज किसी ना किसी की मौत जरूर होगी। या तो वो लड़की मरेगी या फिर हम दोनों। उसी वक्त स्क्रीन से फिर उस टेररिस्ट की डरावनी आवाज गूंजी, जल्दी कर, तेरे पास आखिरी 1 मिनट है। अगले ही पल सबने देखा। मैंने आखिरकार धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। गन की नली सीधे जमीन पर बैठी उस लड़की की तरफ तान दी। ये नजारा देखते ही लगभग सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली। कोई भी आगे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, क्योंकि हर किसी को अंदाजा था अब क्या होने वाला है। ये बहुत ज्यादा बेरहम था, इतना क्रूर कि कोई भी इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। लेकिन सबके दिल में एक बात साफ थी, अगर उनकी जगह वो खुद होते तो शायद वो भी फैसला नहीं कर पाते। आखिर मौत से कौन नहीं डरता, मरना कौन चाहता है? एक ऑफिसर बेचैनी से बोला, अब क्या करें? नेगोशिएशन जारी रखें या सीधे अंदर घुस जाएं? स्पेशल टास्क फोर्स का कमांडर इतनी चिंता में था कि उसका दिमाग गर्म हो चुका था। हालांकि टेररिस्ट्स ने अभी तक गोली नहीं चलाई थी, लेकिन अब वक्त लगभग खत्म हो चुका था। अगर और देर हुई तो सिर्फ और लोग मरेंगे। हे शेनगुआंग ने तुरंत जवाब दिया, एक्शन शुरू करो। उसकी आवाज हल्की सी रुकी, फिर उसने जोर से पूरी टीम की तरफ चिल्लाकर कहा, सभी लोग तैयार? लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वो अचानक बीच में ही रुक गया। उसके चेहरे पर जबरदस्त शौक छा गया। उसकी आंखों की पुतलियां एकदम सिकुड़ गईं। सिर्फ वही नहीं, सिक्योरिटी रूम में सीसीटीवी देख रहे सभी लोग उसी पल पत्थर की तरह जम गए। पूरा कमरा एकदम खामोश हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे समय ही रुक गया हो। मैंने धीरे धीरे गन उठाई। उसकी नली अब भी उस लड़की की तरफ थी, लेकिन अगले ही सेकंड अचानक हालात पूरी तरह पलट गए। सबकी आंखों के सामने मैं बिजली की तेजी से पलटा और पूरा शरीर पीछे की तरफ झुका दिया। उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए मैंने गन पकड़े हुए हाथ को पूरी ताकत से पीछे घुमा दिया। धड़ाम! एक जोरदार गन शॉट पूरे हॉल में गूंज उठा। आवाज इतनी तेज थी कि सब लोग बुरी तरह चौंक गए। एक पल के लिए किसी का दिमाग काम ही नहीं कर पाया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि कोई समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। अगले ही पल धप! मेरे ठीक सामने खड़ा टेररिस्ट सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसके माथे के बीचों बीच बुलेट होल बन चुका था। ताजा खून तेजी से बाहर बहने लगा। मैंने एक ही गोली में उसका सिर उड़ा दिया था। मरते वक्त भी उस हरामखोर के चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान जमी हुई थी। शायद वो अभी भी उस बेरहम तमाशे का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मौत इतनी अचानक उसके सिर पर टूट पड़ेगी। जब तक उसके दिमाग को खतरे का एहसास हुआ, तब तक सामने खड़े इस लड़के ने एक ही गोली में उसकी जान ले ली थी। उसकी खुली हुई आंखों में डर, निराशा और पछतावा साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब कुछ भी बदलने वाला नहीं था। अगले ही पल पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। पूरा सीन अफरा तफरी में बदल गया। हर कोई डर से पागल हो चुका था। ये सब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर हुआ था। दूर खड़े बाकी 2 टेररिस्ट्स को अब जाकर समझ आया कि क्या हुआ है। दोनों के चेहरे डर से सफेद पड़ गए। वे तुरंत जवाबी हमला करने के लिए तैयार हुए, लेकिन उसी पल धड़ाम! दूसरी गोली फिर गूंज उठी। जैसे ही मैं पीछे गिरा, मैंने गन वाला हाथ एक बार फिर पूरी ताकत से घुमाया। इस बार मैंने एम तक नहीं किया। जैसे ही गन की नली टेररिस्ट की दिशा से गुजरी, मैंने बिना एक पल गंवाए सीधे ट्रिगर दबा दिया। और इस गोली का रिजल्ट भी दिन की रोशनी जितना साफ था। अचानक खून का एक फूल खिल उठा। ताजा खून सफेद दीवार पर चारों तरफ छिटक गया और वहां गहरे लाल रंग का एक डरावना निशान छोड़ गया। तू! उस टेररिस्ट की आंखें पूरी तरह खुली रह गईं। उसके चेहरे पर गुस्सा अब भी साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसका शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा। इससे ज्यादा पक्की मौत और क्या होती? हरामी, मरना चाहता है क्या? उसी वक्त सीढ़ियों के पास से गुस्से से भरी एक दहाड़ सुनाई दी। आखिरी टेररिस्ट ने उसी पल अपने हाथ में पकड़ी असॉल्ट राइफल उठा ली। उसने सीधे मेरी तरफ एम किया। उसकी उंगली पहले ही ट्रिगर पर थी। वो पूरी मैगजीन खाली करके मेरे शरीर को छलनी करने वाला था, लेकिन वो मुझसे थोड़ा दूर खड़ा था, इसलिए उसे गन उठाकर एम करने में थोड़ा वक्त लग गया। हालांकि मैंने उसके दोनों साथियों को मारने के दौरान उसने ये सारे एक्शन सिर्फ 1 सेकंड में पूरे कर लिए थे, लेकिन मेरी गन पकड़े हुए बाह पिछली गोली चलाने के बाद भी रुकी नहीं थी। अब तक मेरा हाथ उसकी दिशा में पहुंच चुका था और मैंने बिना रुके फिर से ट्रिगर दबा दिया। अगले ही पल बुलेट गन की नली से निकल गई। वो हवा को चीरती हुई इतनी तेज रफ्तार से उड़ी कि इंसानी आंखें उसका पीछा भी नहीं कर सकती थी। उसकी स्पीड आवाज से भी ज्यादा थी। इतनी कम दूरी जो कुछ दर्जन मीटर भी नहीं थी, वहां बुलेट पलक झपकते ही अपने टारगेट तक पहुंच गई। उसी समय आखिरी टेररिस्ट ने भी ट्रिगर दबा दिया, लेकिन बस वहीं तक, क्योंकि मेरी बुलेट उससे पहले पहुंच चुकी थी। इस बार भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। तीसरी बुलेट बिल्कुल सटीक
उसके माथे के बीचों बीच जा धंसी। एक झटके में उसका सिर चीर दिया। ताजा खून और सफेद ब्रेन मैटर उसके माथे के बुलेट होल से बाहर फूट पड़ा। उसी सेकंड मरने से पहले टेररिस्ट की चलाई हुई बुलेट मेरे गाल को छूती हुई निकल गई और थक की आवाज के साथ जमीन में धंस गई। उस बुलेट ने मेरे गाल पर खून से भरी एक लंबी खरोंच छोड़ दी। आह, बचाओ, हु। मैं मरना नहीं चाहता। इस वक्त पूरा हॉल पूरी तरह केओस में बदल चुका था। हर कोई डर के मारे चीख रहा था, रो रहा था। अब किसी के लिए भी आंखों से यह समझ पाना नामुमकिन था कि आखिर अब भी हुआ क्या है। लेकिन स्कूल के गेट पर बने सिक्योरिटी रूम का माहौल हॉल से बिल्कुल उल्टा था। यहाँ इतनी गहरी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती, चाहे ब्लेड स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्य हों या जियांगलिंग सिटी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी। सभी के चेहरे पर सिर्फ शौक था। सबकी नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थी। काफी देर तक कोई भी होश में नहीं आ पाया। तीनों टेररिस्ट्स सिर्फ एक हॉस्टेज ने पलक झपकते ही मार गिराए थे। इससे पहले सबको पूरा यकीन था कि मैं अपनी जान बचाने के लिए उस लड़की को गोली मार दूंगा, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना खतरनाक और साहसी फैसला लूंगा। सीधे गन टेररिस्ट्स की तरफ तान दूंगा। अब जाकर सबको समझ आया कि शुरू से ही मेरा इरादा कभी भी समझौता करने का नहीं था। मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि अपनी जान बचाने के लिए किसी हॉस्टेज को मार दूं। मैंने सबसे नामुमकिन रास्ता चुना था, अपनी ही जान को दांव पर लगाकर हॉस्टेजेस की सुरक्षा के बदले तीनों टेररिस्ट्स के साथ मौत का खेल खेला। ऐसी हिम्मत, ऐसा जिगर सच में हैरान कर देने वाला था। जबकि वो लड़का देखने में मुश्किल से 20 साल से थोड़ा बड़ा लगता था। सबसे बड़ी बात, पूरी लड़ाई और उसका रिजल्ट, दोनों ने सबको हिलाकर रख दिया। वो तीनों गोलियां एक से बढ़कर एक, हर गोली सीधा मौत लेकर आई। एक ही पल में पूरा गेम पलट गया। सबको ऐसा लग रहा था जैसे वो सपना देख रहे हो। ये सब इतना अविश्वसनीय था कि किसी को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इस सीन ने वहां मौजूद हर इंसान के दिल पर ऐसी छाप छोड़ दी जो जिंदगी भर नहीं मिटने वाली। ये लड़का आखिर है कौन? सबसे पहले स्पेशल टास्क फोर्स के कैप्टन ने चुप्पी तोड़ी। उसके चेहरे पर हैरानी थी, आंखों में इज्जत साफ दिखाई दे रही थी। पता नहीं ये कौन है, लेकिन अभी जो इसने 3 गोलियां चलाई वो सच में कमाल थी। एक ही फ्लो में लगातार 3 शॉट्स और तीनों सीधे किल शॉट। शायद आम स्पेशल फोर्सेस सोल्जर भी ऐसा नहीं कर पाएगा। पुलिस चीफ भी तारीफ करते नहीं थक रहा था। कमाल, सच में कमाल, इतनी कम उम्र में ऐसा टैलेंट। मेयर ने भी ताली बजाकर उसकी तारीफ की। अब जब खतरा पूरी तरह खत्म हो चुका था तो वो बेहद खुश था और दिल से मेरा शुक्रगुजार भी। तांग शिनई गंभीर आवाज में बोली, बहुत ताकतवर है। हमारी टीम के नंबर 1 शूटर से भी इसका शूटिंग स्किल कम नहीं, शायद उससे बेहतर ही है। उसके चेहरे पर अब भी शौक साफ दिखाई दे रहा था। वो लगातार स्क्रीन पर दिख रहे उस नौजवान को देख रही। वांग यानबिंग बोला, अभी सब कुछ बहुत तेजी से हुआ, मैं ठीक से देख ही नहीं पाया। इस वीडियो को वापस ले जाकर दोबारा देखना पड़ेगा। बाकी स्पेशल टास्क फोर्स के सदस्यों ने भी सिर हिलाकर उसकी बात से सहमति जताई। हे शेनगुआंग ने तुरंत आदेश दिया, ठीक है, अब और देर मत करो, फौरन एक्शन शुरू करो, पूरे इलाके से हर खतरे को खत्म करो। आदेश मिलते ही सैनिक और स्पेशल पुलिस तेजी से हरकत में आ गए। उन्होंने पूरे स्कूल की सख्ती से तलाशी शुरू कर दी ताकि अगर कोई और टेररिस्ट कहीं छिपा हो तो उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। साथ ही उन्होंने मौके पर मौजूद सभी हॉस्टेजेस की सुरक्षा भी संभाल ली। कुछ ही देर में होंगसान नंबर 1 हाई स्कूल पूरी तरह हलचल से भर गया। उधर मेन हॉल में तीनों टेररिस्ट्स की मौत के बाद चीख पुकार भी धीरे धीरे शांत होने लगी। लोगों ने खुद को संभालना शुरू किया। सब स्तब्ध होकर जमीन पर पड़ी तीनों लाशों को देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर गहरा सदमा था और बीच बीच में सैकड़ों छात्र और टीचर अपनी नजरें उस नौजवान की तरफ घुमा देते जो कुछ दूरी पर जमीन पर पड़ा हुआ था। सबकी आंखों में हैरानी, खुशी और थोड़ा सा सम्मान मिला हुआ था। साथ ही उन्हें अब भी यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी और मौत के उस आखिरी पल में अचानक सबकी जान बचाने वाला इंसान मैं ही निकलूंगा। यार, अभी तो मेरी जान ही निकल गई थी। सच में ये भाई तो कमाल का निकला। ये तो हमारी जान बचाने वाला हीरो है। पहले तो मुझे लगा था कि अपनी जान बचाने के लिए ये उस खूबसूरत लड़की को गोली मार देगा, लेकिन ये तो उम्मीद से भी ज्यादा खतरनाक निकला। अगर मेरी जगह मैं होता तो कब का मर चुका होता। दूसरी तरफ मैं अब भी जमीन पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शरीर टूटकर बिखर जाएगा। गन पकड़ने वाला हाथ बुरी तरह दर्द कर रहा था। लग रहा था जैसे उसका एहसास ही खत्म होने वाला हो। साफ था अभी जो कुछ मैंने किया वो मेरी फिजिकल लिमिट तक पहुंच चुका था। अगर सिस्टम ना होता तो मैं कभी भी ऐसा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाता। उसी वक्त मेरे कानों में एक मीठी और साफ आवाज सुनाई दी। उसकी आवाज अब भी कांप रही थी। अभी जो हुआ उसके लिए थैंक यू। मैंने सिर घुमाकर उस लड़की की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी। अरे छोटी सी बात है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अगर तुम फ्री हो तो क्या मैं तुम्हें खाने पर इनवाइट कर सकता हूँ? मेरी तरफ लगातार देखते ही उसका चेहरा पूरा लाल हो गया। वो पहले से ही बहुत खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। असल में उसके दिल में मेरे लिए धीरे धीरे अच्छा एहसास पैदा हो चुका था। शायद उसे अनजाने में मुझसे लगाव होने लगा था। लेकिन जैसे ही मैं उससे आगे बात करने वाला था
अचानक एक ठंडी और गुस्से से भरी आवाज गूंजी, झांग बेहिंग, तुम किस लड़की के साथ खाना खाने जा रहे हो? ये आवाज मेरे लिए बहुत जानी पहचानी थी। पिछले 1 महीने से मैं इसे सुन सुनकर तंग आ चुका था। मैंने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। वहां करीब 24-25 साल की एक लड़की खड़ी थी। उसकी खूबसूरत आंखें गुस्से से मुझे घूर रही थी। उसने तेज नजरों से लू लिनलिन की तरफ उंगली करते हुए पूछा, ये लड़की कौन है? मैंने मन ही मन लंबी सांस छोड़ी। सच में कुछ कहने को बचा ही नहीं था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ जाएगी। ये और कोई नहीं, मेरी मंगेतर चेन चिंग्यान थी। उसी समय जियांगलिंग सिटी के स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ब्लेड स्पेशल टास्क फोर्स वापस लौट चुकी थी। लेकिन लौटते ही कमांडर फान तियानलेई ने पूरी टीम को तुरंत बुला लिया ताकि पूरी घटना की रिपोर्ट ली जा सके। कमांड सेंटर के मीटिंग रूम में रूम में सब लोग कॉन्फ्रेंस टेबल के चारों तरफ बैठ गए। फान तियानलेई भी अभी मीटिंग खत्म करके आए थे। इससे पहले वे नई स्पेशल टास्क फोर्स बनाने पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन टेररिस्ट अटैक होने के बाद मीटिंग आगे बढ़ ही नहीं पाई। उनका चेहरा बेहद गंभीर था, भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं। बीच बीच में वो गहरी सांस भी ले रहे थे। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने सीधे पूछा, होस्टेजेस का क्या हाल है? कितने लोग घायल हुए? सिटी सेंटर में हुए टेररिस्ट अटैक की जिम्मेदारी भले ही ज्यादातर सिटी गवर्नमेंट की थी, आर्मी का इससे सीधा संबंध ज्यादा नहीं था। लेकिन जब भी उन्हें ये ख्याल आता कि आम लोगों को नुकसान पहुंचा है, उनका दिल दुख से भर जाता। एक सोल्जर का सबसे बड़ा फर्ज देश और जनता की रक्षा करना होता है, और अब उसी इलाके में जहां उनकी आर्मी तैनात थी, इतनी बड़ी घटना हो गई। ये बात उन्हें अंदर से बहुत तकलीफ दे रही थी। तांगशी नहीं मुस्कुराते हुए बोली, रिपोर्ट सर, सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को हल्की चोट आई है, लेकिन किसी की जान को कोई खतरा नहीं। ये सुनते ही फान तियानलेई का चेहरा बदल गया। क्या ऑपरेशन इतना स्मूथ रहा? क्या सिटी स्पेशल पुलिस ने हमारे पहुंचने से पहले एक्शन ले लिया था, या फिर उन्होंने तुम्हारी मदद से टेररिस्ट्स को खत्म किया? जल्दी पूरी बात बताओ। उनके हिसाब से जो टेररिस्ट सिटी सेंटर तक घुस आए थे वो बिल्कुल मामूली लोग नहीं हो सकते थे। उनके पीछे जरूर कोई ऑर्गेनाइजेशन था, और वे काफी एक्सपीरियंस भी थे। ऐसे लोगों से होस्टेजेस को सुरक्षित निकालना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन रिजल्ट उनकी उम्मीद से भी बेहतर निकला। इसी वजह से वे हैरान भी थे और खुश भी। ब्लेड स्पेशल टास्क फोर्स के कई सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सबके चेहरे पर अजीब सा भाव था। फिर सबने एक साथ सिर हिला दिया। हे शेनगुआंग बोला, होस्टेजेस को बचाने में हमारा कोई योगदान नहीं था। सिटी स्पेशल पुलिस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। फान तियानलेई ने भौहें सिकोड़ ली। वे पूरी तरह उलझ गए। तो आखिर हुआ क्या था? वांग यानबिंग खड़ा हुआ। उसने एक यूएसबी निकाली, उसे मीटिंग रूम के कंप्यूटर में लगाया, फिर बेबस होकर बोला, सर आप खुद देख लीजिए। काफी देर बाद वीडियो खत्म हो गया, लेकिन फान तियानलेई अब भी शौक से बाहर नहीं आए थे। उनकी नजर लगातार तीनों टेररिस्ट्स की डेड बॉडीज पर टिकी हुई थी। तीनों के माथे के बीचों बीच एक गहरी बुलेट होल साफ दिखाई दे रही थी। होस्टेज बने होने की हालत में 3 गोलियां, और तीनों सीधा माथे के बीचों बीच। वीडियो में दिख रहा वो नौजवान, चाहे उसकी शूटिंग स्किल हो या उसका मेंटल स्ट्रेंथ, दोनों बिल्कुल असाधारण थे। यहाँ तक उनके मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का सबसे ताकतवर सोल्जर भी शायद ऐसा नहीं कर पाता। कुछ देर सोचने के बाद फान तियानलेई ने बगल में रखा डेस्क फोन उठाया और एक नंबर डायल कर दिया। हेलो लाओ फांग, मुझे अभी आम लोगों के बीच एक जबरदस्त टैलेंट मिला है। बाकी लोगों को भी खबर दे दो। सबको तुरंत मीटिंग रूम में बुलाओ। अगर उसकी बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं निकली तो मेरा मानना है कि हम उसे सीधे स्पेशल टास्क फोर्स में रिक्रूट कर सकते हैं। मीटिंग रूम में जियांगलिंग सिटी के सभी बड़े अधिकारी पहले से बैठे हुए थे। फान तियानलेई ने वही वीडियो दोबारा स्लो मोशन में चलाया। इस बार उन्होंने उसे 2 बार लगातार दिखाया। पहले आप लोग खुद देखिए, उसके बाद बात करेंगे। पूरा मीटिंग रूम एकदम शांत हो गया। शुरुआत में सबके चेहरे पर उलझन थी, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा वो उलझन धीरे धीरे शौक में बदल गई। कुछ मिनट बाद वीडियो खत्म हुआ। कमरे में लगातार हैरानी भरी सांसें और तारीफ की आवाजें सुनाई देने लगी। पूरा माहौल अचानक गर्म हो गया। ये लड़का आखिर है कौन? क्या ये कोई नया सोल्जर किंग है? नहीं, अगर कोई नया सोल्जर किंग सामने आया होता तो हमें पहले से खबर मिल चुकी होती। आखिर ये लड़का है कौन? फान तियानलेई मुस्कुराए। वीडियो तो आप सब देख ही चुके हैं, अब आपको भी समझ आ गया होगा। ये नौजवान बिल्कुल साधारण नहीं है, ये एक असली जीनियस है। और सबसे बड़ी बात, ये आर्मी का आदमी भी नहीं है। एक कर्नल ने सिर हिलाते हुए कहा, आम लोगों में ऐसा टैलेंट हमारी आर्मी के कई सोल्जर्स से भी ज्यादा खतरनाक है। एक रेजिमेंट कमांडर तुरंत बोला, ये लड़का पूरी तरह क्वालिफाइड है, इसे स्पेशल टास्क फोर्स की ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। फान तियानलेई ने बगल में बैठे मिडिल एज्ड आदमी की तरफ देखा। लाओ फांग, पहले इसकी पूरी बैकग्राउंड चेक करो। लाओ फांग खड़ा हो गया। ठीक है, सब लोग थोड़ा इंतजार कीजिए। ये कहकर वो मीटिंग रूम से बाहर चला गया। बाकी लोग वहीं बैठे बेचैनी से उसका इंतजार करने लगे। सबका ध्यान सिर्फ उसी लड़के पर था। अगर उसकी आइडेंटिटी में कोई दिक्कत नहीं निकली तो हर हाल में उसे स्पेशल टास्क फोर्स में शामिल करना था। आखिर ऐसा जीनियस बहुत मुश्किल से मिलता है। अगर सही ट्रेनिंग दी जाए तो भविष्य में उसके वर्ल्ड क्लास सोल्जर किंग बनने की पूरी संभावना थी।
करीब आधे घंटे बाद लाओ फांग आखिर वापस लौट आया। उसके हाथ में डॉक्यूमेंट्स का एक मोटा बंडल था, यानी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। सबकी उत्सुक नजरों के बीच वो अपनी सीट पर बैठा। हंसते हुए उसने डॉक्यूमेंट सबके बीच बांट दिए, फिर बोला, खुद पढ़ लीजिए। मीटिंग रूम फिर से शांत हो गया। अब सिर्फ कागज पलटने की आवाज आ रही थी। कुछ देर बाद फान तियानलेई ने सिर उठाया। उनके चेहरे पर साफ शौक था। ये लड़का असल में कैपिटल के झांग फैमिली का सदस्य है। सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने भी ऐसा रिजल्ट नहीं सोचा था। कैपिटल के झांग फैमिली का नाम वहां बैठे हर इंसान ने सुन रखा था। आखिर उनके ग्रेट ग्रैंडफादर देश की स्थापना के समय के एक महान फाउंडिंग हीरो थे। उनका योगदान बेहद बड़ा था। पूरा देश उनका सम्मान करता था। यही वजह थी कि जांग फैमिली उनकी बदौलत कैपिटल की सबसे ताकतवर फैमिलीज में गिनी जाती थी। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट कुछ और ही कह रही थी। उसमें लिखा था, ये लड़का एक बिगड़ैल यंग मास्टर है। कोई काम धंधा नहीं, दिन भर सिर्फ मौज मस्ती, अय्याशी और मुसीबतें खड़ी करना। पूरे जांग फैमिली के लिए सिरदर्द बना हुआ था। लेकिन वे भी उसके सामने बेबस थे। और सबसे अहम बात, इन्वेस्टिगेशन में ये भी कंफर्म हुआ था कि इस लड़के ने जिंदगी में कभी गन तक नहीं चलाई। ये सुनते ही वहां बैठे सभी बड़े अधिकारियों की नजरें अजीब हो गईं। साफ था मैंने पहले कभी गन नहीं पकड़ी थी, फिर भी मेरे पास इतनी खतरनाक स्किल थी। इससे सिर्फ एक ही बात साबित होती थी, या तो मेरा टैलेंट दुनिया हिला देने वाला था, या फिर मैंने अपनी असली ताकत हमेशा छिपा कर रखी थी। लेकिन चाहे जो भी सच हो, मेरे पास स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइन करने की पूरी क्वालिफिकेशन थी। बेशक अगर मैं खुद ज्वाइन करना चाहूं, जहां तक जंग फैमिली की बात थी, वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। कुछ देर की खामोशी के बाद फान तियानलेई ने हल्का सा खांस कर चुप्पी तोड़ी। कुल मिलाकर जहांग फैमिली की तीसरी पीढ़ी के सबसे बड़े पोते होने के नाते उसकी बैकग्राउंड पूरी तरह साफ है। वो एक असली होशियार नागरिक है। उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल क्लियर है। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। जांग फैमिली चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, आर्मी में हमेशा इंडिविजुअल एबिलिटी देखी जाती है, फैमिली बैकग्राउंड नहीं। तभी उस कर्नल ने गंभीर आवाज में कहा, ठीक है, अब ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। झांग बेहेंग को इन्फॉर्म कर दो। अगर वो खुद आना चाहे तो उसका स्वागत है। अगर वो मना कर दे तो हम उसे मजबूर नहीं करेंगे। और हाँ, कैपिटल वाले जांग फैमिली को भी इसकी सूचना दे देना। उधर जिनलिंग सिटी में मैं आराम से खाना खा रहा था। चेन चिंगयान फ्लाइट पकड़कर पहले ही कैपिटल लौट चुकी थी। उसे ऑफिशियल ड्यूटी पर वापस यूनिट रिपोर्ट करना था। जाने से पहले उसने मुझे बार बार समझाया, ढंग से रहना, बेवजह हर जगह मुसीबत मत खड़ी करना और जल्दी कैपिटल वापस आ जाना। मैंने भी बिना देर की फौरन सिर हिलाकर हाँ कर दी। आखिर किसी तरह उस चेन चिंगयान को विदा तो किया। रात को जब मैं लिविंग रूम में बैठकर खाना खा रहा था, तभी सिस्टम की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। बधाई हो होस्ट, आपने टेररिस्ट्स को सफलतापूर्वक खत्म किया। आप सफलतापूर्वक स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बन गए हैं। रिवॉर्ड के रूप में आपको लकी ड्रॉ के 2 मौके दिए जाते हैं। सिस्टम रिमाइंडर, इंस्ट्रक्टर बनने के बाद सिस्टम शॉप अनलॉक हो जाएगा। होस्ट अब शॉप से अपनी पसंद के आइटम्स खरीद सकता है। इसके अलावा इंस्ट्रक्टर बनने के बाद होस्ट को समय समय पर रैंडम रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे। सिस्टम की बातें सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया। बिना एक पल इंतजार किए मैंने तुरंत कहा, सिस्टम, मैं लकी ड्रॉ करना चाहता हूँ। अगले ही पल सिस्टम की लाइट स्क्रीन मेरे सामने आ गई। उस पर एक रूलेट व्हील दिखाई दिया। जैसे ही मैंने कंफर्म बटन दबाया, व्हील तेजी से घूमने लगा। लकी ड्रॉ शुरू हो गया। कुछ देर बाद इस 1 मिनट भी नहीं बीता था कि व्हील रुक गया। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, बधाई हो होस्ट, आपको फिजिकल इवोल्यूशन पोर्टेन मिला है। इसे इस्तेमाल करने पर आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर के लेवल तक पहुंच जाएगी। मैंने उसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि कहा, एक और लकी ड्रॉ। व्हील फिर से घूमने लगा। कुछ सेकंड बाद सिस्टम फिर बोला, बधाई हो होस्ट, आपको विंगचन स्किल बुक मिली है। सीखने के बाद आप सीधे मास्टरी लेवल पर पहुंच जाएंगे। मैं खुशी से झूम उठा। मैंने तुरंत दोनों रिवॉर्ड्स निकाल लिए और बिना देर किए इस्तेमाल कर ली। पूरी पोशन पीते ही मुझे महसूस हुआ मेरे शरीर के अंदर अचानक जबरदस्त ताकत का विस्फोट हो गया। मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और फिट हो गया। हालांकि मेरी मसल्स बॉडी बिल्डर्स जैसी फूली हुई नहीं थी, लेकिन उनकी शेप बेहद परफेक्ट थी। बिल्कुल भी भारी भरकम नहीं लग रही थी। फिर भी उनके अंदर छिपी ताकत बेहद डरावनी थी। स्पेशल फोर्सेस सोल्जर लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ सच में कमाल की थी। ये आम इंसानों से कई गुना ज्यादा थी। मैं शीशे के सामने खड़ा होकर अपने परफेक्ट बॉडी को देखते हुए मुस्कुराया, फिर संतुष्टि से सिर हिला दी। सिस्टम की वजह से अब मुझे पता चल चुका था कि स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बनना आखिर मंजिल नहीं है, उससे ऊपर भी कई लेवल्स। एलीट स्पेशल फोर्सेस, सोल्जर किंग में भी सबसे स्ट्रॉन्ग और आखिर में वर्ल्ड क्लास लेवल। लेकिन फिर भी मैं बेहद खुश था। आखिर अब मेरे पास सिस्टम था, बस इंस्ट्रक्टर बनना था। उसके बाद आराम से रिवॉर्ड्स लेते रहना था। देर सबेर मैं पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन ही जाऊंगा। पहले विंग चन ट्राई करता हूँ। ये सोचकर मैंने विंग चुन सीखने का ऑप्शन दबा दिया। एक चमकदार रोशनी मेरे शरीर में समा गई। सिर्फ एक पल में मैंने पूरी विंग चन मार्शल आर्ट सीख ली और सीधे मास्टरी लेवल तक पहुंच गया। उसी समय मेरे दिमाग में अनगिनत नॉलेज भर गई। ये सारी नॉलेज विंग चुन से जुड़ी हुई थी, जैसे फोर्स कैसे जनरेट करनी है, अटैक कैसे करना है, डिफेंस कैसे करना है,
डॉग कैसे करना है और बाकी सभी टेक्निक। इतना ही नहीं, मैं साफ महसूस कर सकता था कि अब मेरे हाथ का हर पंच, हर मूवमेंट और हर फुटवर्क परफेक्ट विंग चुन टेक्निक के साथ निकल रहा था। जरा भी रुकावट नहीं थी, सब कुछ बेहद स्मूथ था। अब स्पेशल फोर्सेस सोल्जर लेवल की फिजिकल स्ट्रेंथ और मास्टरी लेवल विंग चन के साथ अगर किसी से बेयर हैंड फाइट हो जाए तो आम स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स के बीच मैं लगभग इनविंसिबल था। शायद सिर्फ एलीट स्पेशल फोर्सेस या सोल्जर किंग ही मुझसे थोड़ा बेहतर होते। लगता है स्पेशल टास्क फोर्स ज्वाइन करना अब पक्का है, वरना सिस्टम मुझे ये रिवॉर्ड्स देता ही नहीं। ये सोचते ही मैं समझ गया कि आर्मी की तरफ से सारी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। अब मुझे सिर्फ उनकी खबर आने का इंतजार करना था। उसी समय कैपिटल में जांग फैमिली के घर चेन छिंगयान अकेली जल्दी जल्दी वहां पहुंची। प्लेन से उतरते ही वो सीधे यहीं चली आई थी। रास्ते में उसने अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके मेरी पूरी वीडियो हासिल कर ली थी और उसे देख चुकी थी, सिर्फ एक बार नहीं दर्जनों बार। लेकिन अब तक भी उसे यकीन नहीं हो रहा था ये बिगड़ैल यंग मास्टर इतना काबिल कैसे हो सकता है। उसने मन ही मन सोचा, मैंने पहले सच में इसे बहुत कम आंका था। फिर उसने खुद ही निष्कर्ष निकाला, बेहेंग का गन टैलेंट इतना जबरदस्त है, वो सच में एक जीनियस है। अगर उसे आर्मी में अच्छी ट्रेनिंग मिले तो शायद उसका बिगड़ैल स्वभाव भी बदल जाए। इतना शानदार टैलेंट बर्बाद नहीं होना चाहिए। आखिर उसका असली मकसद यही था कि ये लड़का अपनी जिंदगी बदल दे, सीधे रास्ते पर आ जाए। ये सोचते सोचते चेन छिंगयान की आंखें और भी चमकने लगी। वो जल्दी जल्दी जांग फैमिली के मेन गेट के अंदर चली गई। इस वक्त रात के 8 बजे थे। जांग फैमिली काफी पहले ही डिनर कर चुकी थी। चेन छिंगयान के अचानक आने से पूरा परिवार थोड़ा हैरान रह गया। मैं जांग फैमिली की तीसरी पीढ़ी का सबसे बड़ा पोता था और उसी जनरेशन का इकलौता लड़का भी। भविष्य में पूरा जांग फैमिली मुझे ही विरासत में मिलने वाला था। इसी वजह से पूरा परिवार इस होने वाली बहू को बहुत महत्व देता था। वैसे भी जांग फैमिली और चेन फैमिली के रिश्ते पहले से ही बहुत अच्छे थे। दोनों परिवारों का आना जाना हमेशा लगा रहता था। अगर दोनों की शादी ना भी होती तो भी चेन छिंगयान को घर की बेटी जैसा ही माना जाता था। इसलिए जैसे ही सबको पता चला कि वो आई है, मेरे माता पिता तुरंत उससे मिलने आ गए। उन्होंने प्यार से उसे बैठाया, उसके कामकाज का हाल पूछा। थोड़ी देर बातें करने के बाद चेन छिंगयान अचानक बोली, अंकल दादाजी कहाँ हैं? मुझे उनसे और आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। जांग श्योंगयुन और वांग युन दोनों थोड़ा चौंक गए। वांग युन ने हैरानी से पूछा, छिंगयान ऐसी कौन सी जरूरी बात है? तभी जांग श्योंगयुन को अचानक कुछ याद आया। उनका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, छिंगयान क्या उस नालायक झांग बेहेंग ने फिर बाहर कोई मुसीबत खड़ी कर दी? एक पल रुकते ही झांग श्योंगयुन गुस्से से भड़क उठे। उन्होंने जोर से चिल्लाकर कहा, इस नालायक लड़के को बस हर वक्त मुसीबतें खड़ी करनी आती हैं। इस बार अगर वो सच में फिर कोई कांड करके आया है तो मैं उसके दोनों पैर तोड़ दूंगा। चेन छिंगयान खुद को रोक नहीं पाई और हंस पड़ी। वो धीरे से समझाते हुए बोली, अंकल आंटी आप लोग गलत समझ रहे हैं। हाँ बात बेहेंग की ही है, लेकिन उसने कोई मुसीबत नहीं की। इस बार उसने बहुत अच्छा काम किया है। झांग श्योंगयुन और वांग युन दोनों एकदम चौंक गए। उनके चेहरे पर पहले हैरानी आई, फिर अविश्वास। वो नालायक लड़का अच्छा काम भी कर सकता है? वांग युन ने आधा यकीन आधा शक करते हुए पूछा, छिंगयान आखिर बेहेंग ने किया क्या है? चेन छिंगयान ने जानबूझकर सस्पेंस बनाए रखा। आंटी कुल मिलाकर बहुत अच्छी बात है, पहले दादाजी से मिल लेते हैं, फिर मैं सबको एक साथ पूरी बात बताऊंगी। वांग युन मुस्कुराकर बोली, ये लड़की भी ना, चलो फिर। इस वक्त तक दादाजी शायद अभी सोए नहीं होंगे। उसके बाद सभी लोग उठकर बाहर निकल गए। वे पीछे वाले आंगन से होते हुए झांग फैमिली के बुजुर्ग के रहने वाली जगह पहुंचे। वहां का माहौल काफी शांत था। रात की ठंडी हवा धीरे धीरे चल रही थी। कमरे के अंदर अब भी लाइट जल रही थी, साफ था। दादाजी अभी सोए नहीं थे। झांग फैमिली के बुजुर्ग इस साल 90 साल के हो चुके थे, लेकिन उनका शरीर अब भी काफी मजबूत था। उन्हें कोई बड़ी बीमारी नहीं थी और उनका दिमाग भी पूरी तरह तेज था। उन्होंने कुछ देर तक चेन छिंगयान से बातें की। उन्हें ये होने वाली पोती बहू बहुत पसंद थी। फिर उन्होंने उसे समझाया, छिंगयान बेहेंग पर नजर रखना, उसे अच्छी तरह संभालना। वो लड़का पढ़ाई लिखाई में भले ही निकम्मा हो, लेकिन उसका दिल बुरा नहीं, उसका स्वभाव सीधा है। अगर उसे सही रास्ता दिखाया जाए तो वो जरूर बदल जाएगा। चेन छिंगयान चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। मेरे सामने वो हमेशा गुस्सैल और दबंग रहती थी, लेकिन दादाजी के सामने वो बिल्कुल सीधी सादी और संस्कारी लड़की बनी हुई थी। उसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि ये लड़की भी कम चालाक नहीं थी। आखिरकार जब दादाजी की बातें खत्म हुई तो चेन छिंगयान जल्दी से बोली, दादाजी आप चिंता मत कीजिए, बेहेंग सच में बहुत नेक इंसान है। अभी तो उसने बहादुरी दिखाकर लोगों की जान भी बचाई है। क्या कहा? बहादुरी? दादाजी एक पल के लिए रुक गए। हाँ, चेन छिंगयान ने तुरंत जिनलिंग सिटी में हुई पूरी घटना शुरू से आखिर तक बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद झांग श्योंगयुन और वांग युन दोनों पत्थर की तरह खड़े रह गए। उन्हें अपनी ही सुनाई बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि दादाजी भी पूरी तरह हैरान रह गए। उनके चेहरे पर साफ लिखा था, इम्पॉसिबल। झांग श्योंगयुन ने शक भरी नजर से पूछा, छिंगयान कहीं उस बदमाश ने तुझे हमारे घर भेजकर बेवकूफ तो नहीं बनाया? उसकी औकात मुझे अच्छी तरह पता है। उसमें कोई खास काबिलियत नहीं है। अगर फैमिली का सहारा ना हो तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, वो गन चलाएगा?
और 3 टेररिस्ट्स को मारकर होस्टेजेस बचाएगा। ये कैसे हो सकता है? दादाजी भी हंस पड़े। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी चाहता हूं कि ये सच हो, लेकिन अफसोस बेहेंग अभी बहुत नादान है। उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। चेन चिंग्यान पूरी तरह स्पीचलेस हो गई। उसने मन ही मन सोचा, कौन कहता था कि तुम हमेशा मेरी बात मानो? देखो अब सबके मन में तुम्हारी कैसी इमेज बन गई है। ये सोचकर उसे खुद भी हंसी आ गई, लेकिन इस वक्त वो भी कुछ नहीं कर सकती थी। वो हल्की सी नखरे वाली आवाज में बोली, दादाजी, अंकल, आंटी, मैं सच कह रही हूँ। आप लोग मेरी बात पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? दादाजी बिना सोचे बोले, भरोसा नहीं है। झांग श्योंगयुन और वांग युन ने भी सिर हिलाकर उनकी बात मान ली। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। उसी समय झांग श्योंगयुन का फोन बज उठा। उन्होंने जल्दी से फोन निकाला। स्क्रीन पर मिलिट्री का एक स्पेशल नंबर दिख रहा था। हालांकि वो इस इलाके का नंबर नहीं था। उन्हें थोड़ा अजीब लगा, लेकिन ज्यादा नहीं सोचा। उन्होंने तुरंत कॉल उठा ली। पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि फोन के स्पीकर से आती आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आई, क्या मैं मिनिस्टर जांग से बात कर रहा हूँ? मैं फान तियानलेई हूँ, जिनलिंग स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का कमांडर। नमस्ते कमांडर फान। झांग श्योंगयुन थोड़ा चौंक गए। अब उनके मन में और भी सवाल उठने लगे। उन्होंने जवाब दिया, नमस्ते। फान तियानलेई आर्मी में काफी ऊंचे रैंक पर थे। वे एक सीनियर कर्नल थे, लेकिन जांग फैमिली के सामने ये कोई खास बड़ी बात नहीं थी। जांग श्योंगयुन कैपिटल में पॉलिटिक्स करते थे। उनका फान तियानलेई से पहले कभी खास संपर्क नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उनका नाम जरूर सुन रखा था। दोनों ने थोड़ी फॉर्मल बातें की। फिर फान तियानलेई सीधे मेन टॉपिक पर आ गए। मिनिस्टर झांग, क्या आपको झांग बेहेंग के बारे में कुछ पता चला है? झांग श्योंगयुन के मुंह से लगभग निकल ही गया, उस नालायक की बात कर रहे हो? लेकिन उन्होंने तुरंत खुद को संभाल लिया। हल्का सा खांस कर बोले, मेरा मतलब बेइहेंग, क्या हुआ उसे? एक पल रुककर उन्होंने फिर पूछा, क्या उसने फिर कोई मुसीबत खड़ी कर दी? उधर फान तियानलेई का चेहरा अजीब सा हो गया। उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें पहले से पता था कि ये लड़का बिगड़ैल यंग मास्टर है, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि कैपिटल में उसकी बदनामी इतनी ज्यादा होगी। यहाँ तक कि उसका अपना पिता भी सबसे पहले यही सोचता है कि उसने फिर कोई कांड कर दिया होगा। ये सोचकर फान तियानलेई कड़वी मुस्कान के साथ बोले, नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। असल में हमारे जिनलिंग सिटी में अभी हाल ही में टेररिस्ट अटैक हुआ था। झांग बेइहेंग गलती से हॉस्टेज बन गया था, लेकिन उसने बेहद शानदार मिलिट्री टैलेंट दिखाया। उसने अकेले अपने दम पर 3 टेररिस्ट्स को मार गिराया। इतना ही नहीं, उसने हमारी आर्मी और पुलिस की मदद करते हुए सभी हॉस्टेजेस को सफलतापूर्वक बचाने में सबसे बड़ा योगदान दिया। इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल की। इतना कहते ही फोन की दूसरी तरफ काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। फान तियानलेई खुद को रोक नहीं पाए और फिर बोले, मिनिस्टर झांग, सच में कहते हैं शेर का बाप शेर ही पैदा करता है। बेइहेंग वाकई एक बेहतरीन नौजवान है। हमारे हुआशिया देश को ऐसे ही जोश और जज्बे वाले युवाओं की जरूरत है। इस वक्त झांग श्योंगयुन के दिल में जो एहसास था, उसे शब्दों में बयान करना नामुमकिन था। यहाँ तक कि उनका हमेशा सख्त रहने वाला चेहरा भी एक्साइटमेंट से लाल हो गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनका सालों से आवारा और अय्याश बेटा इतना काबिल निकलेगा। आज तो सच में तूने अपने बाप का नाम रोशन कर दिया। आखिरकार झांग श्योंगयुन ने खुद को संभाला और हंसते हुए बोले, अरे कहाँ इतना बड़ा बना रहे हो उसे? वो अभी बहुत कच्चा है, उसे अभी बहुत सीखना है, और जरूरत पड़े तो 2-4 डंडे भी खाने चाहिए। हाँ, फान तियानलेई भी जोर से हंस पड़े। फिर बोले, तो मैं सीधी बात करता हूँ। हमारी आर्मी को झांग बेइहेंग का मिलिट्री टैलेंट बहुत पसंद आया है। हम चाहते हैं कि उसे स्पेशल परमिशन देकर सीधे स्पेशल फोर्सेस में भर्ती किया जाए। हम उसे ट्रेन करके एलीट स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बनाना चाहते हैं। इसीलिए मैंने आपको कॉल किया है। लेकिन झांग श्योंगयुन कुछ कहते उससे पहले ही दादाजी झांग ने मेज पर जोर से हाथ मारा और खड़े हो गए। उन्होंने तुरंत फैसला सुना दिया, बस तय हो गया। बेइहेंग को आर्मी भेज दो, वहां जाकर उसे अच्छी तरह ट्रेनिंग मिलेगी। जब दादाजी ने फैसला सुना दिया तो झांग श्योंगयुन ने भी तुरंत हामी भर दी। उसके बाद उन्होंने वही बात फान तियानलेई को बता दी। फान तियानलेई ये सुनकर बेहद खुश हो गए। दोनों ने कुछ फॉर्मल बातें की, फिर कॉल खत्म हो गई। थोड़ी देर बाद उस घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग की एक कॉपी भी भेज दी गई। पूरे फैमिली वाले तुरंत इकट्ठा होकर वीडियो देखने लगे। वीडियो देखते वक्त सबके माथे पर पसीना आ गया। जब वीडियो खत्म हुई तब जाकर सबने राहत की सांस ली। फिर सब मेरी तारीफ करने लगे। चेन चिंग्यान हंसते हुए बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना। लेकिन आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। अब तो यकीन हो गया। झांग श्योंगयुन मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, अब यकीन हो गया। बस यकीन करना थोड़ा मुश्किल था। सोचा भी नहीं था कि वो लड़का इतना काबिल निकलेगा। पहले तो कभी ऐसा लगा ही नहीं। उन्होंने लंबी सांस भरते हुए कहा, आर्मी में जाना उसके लिए अच्छी बात है, खासकर स्पेशल फोर्सेस में। दादाजी भी खुशी से सिर हिलाने लगे। उन्हें लग रहा था कि उनका बड़ा पोता बिल्कुल उन्हीं जैसा है, जन्म ही बैटलफील्ड के लिए हुआ है। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा, बस उस पर नजर रखना, कहीं आर्मी में जाकर भी कोई बवाल ना कर। उसी समय दूसरी तरफ मैं आराम से गहरी नींद में सो रहा था। मुझे झांग फैमिली में चल रही किसी भी बात की खबर नहीं थी। लेकिन अगली सुबह सुबह मेरा फोन जोर जोर से बज उठा। कॉल झांग श्योंगयुन की थी। हेलो पापा, इतनी सुबह क्यों उठ गए? थोड़ा और सो लिया करो। मैं खुद अभी तक पूरी तरह जागा भी नहीं। मैं नींद भरी आवाज में बोला। झांग श्योंगयुन सख्त आवाज में बोले,
आर्मी में जाने के बाद भी ऐसे ही देर तक सोता रहेगा क्या? मैं एकदम चौंक गया, फिर तुरंत समझ गया कि मामला क्या है। मैं मुस्कुराकर बोला, तो आपको सब पता चल गया? हूँ। जांग शियोंग-युन ने मेरी तारीफ की। बहुत अच्छा किया, आखिरकार अब तू थोड़ा समझदार लगने लगा है। थोड़ा रुककर उन्होंने फिर सख्त लहजे में कहा, आर्मी में जाकर अपने आप को संभाल कर रखना, कोई शरारत मत करना, ढंग से ट्रेनिंग करना और ज्यादा से ज्यादा अचीवमेंट हासिल करना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैंने तुरंत छाती ठोककर हामी भर दी। फिर उन्होंने पूछा, स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग बहुत मुश्किल होती, सहन कर पाएगा? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोला, किसने कहा मैं स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बनूंगा? मैं तो इंस्ट्रक्टर बनना चाहता हूँ। जांग शियोंग-युन हंसकर बोले, अबे बदमाश, थोड़ी सी टैलेंट क्या आ गई, अभी से हवा में उड़ने लगा, ढंग से बात किया कर। उनका मूड काफी अच्छा था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को सीरियस लिया ही नहीं। उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद वांग-युन ने भी मुझसे कुछ बातें की और हमेशा की तरह ढेर सारी नसीहतें दी। सबसे आखिर में दादाजी ने मुझे काफी देर तक भाषण दिया। उन्होंने कहा, अब जाकर तू बड़ा और समझदार हुआ है, ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। फिर उन्होंने अपने पुराने बैटलफील्ड वाले कारनामे सुनाने शुरू कर दिए। आखिर में बोले, अगर तेरे जैसा लड़का भी स्पेशल फोर्सेस नहीं बन पाया तो फिर अपना मुंह लेकर मेरे सामने मत आना। मैंने उनसे बहस नहीं की, सोचा टाइम आने पर सबको खुद पता चल जाएगा। मेरे लेवल का आदमी जाकर सिर्फ स्पेशल फोर्सेस सोल्जर बने ना, मुझे तो इंस्ट्रक्टर बनना है। मैं ऐसी स्पेशल फोर्सेस टीम तैयार करूंगा जो पूरी दुनिया में नंबर 1 होगी, तभी तो असली मजा आएगा। सुबह 10 बजे मेरा फोन फिर बजा। इस बार कॉल जिनलिंग स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से थी। उन्होंने बताया, मेरा सिलेक्शन हो चुका है। उन्होंने कहा कि मुझे तैयारी के लिए 3 दिन दिए जाएंगे, उसके बाद यूनिट ज्वाइन करनी होगी। लेकिन मेरे पास इतना इंतजार करने का सब्र कहाँ था। अब सिस्टम मेरे पास था, मैं तो जल्द से जल्द शुरू करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं आज दोपहर ही निकल सकता हूँ। मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट वालों के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। समय धीरे धीरे बीतता गया। आखिर दोपहर 1 बजे मैं खाना खत्म ही कर रहा था कि मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट की ऑफ रोड जीप मुझे लेने आ गई। जिनलिंग स्पेशल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट शहर के बाहरी इलाके में एक बड़े पहाड़ की तलहटी में बना हुआ था। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ नदी। वहां का सीनरी सच में बहुत खूबसूरत था। बस एक ही कमी थी, वहां डिसिप्लिन और सिक्योरिटी बेहद सख्त। आम हालात में मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने की परमिशन नहीं मिलती थी। मैंने नजर उठाकर गेट पर खड़े 2 गार्ड्स को देखा। दोनों पूरी तरह हथियारों और गोला बारूद से लैस थे। कैंप के बड़े गेट के पीछे सैनिकों की एक लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी थी, सबके सीने तने हुए, सिर ऊंचा, पूरा डिसिप्लिन। उनके पीछे एक सीधी एस्फल्ट रोड दूर तक फैली हुई थी, इतनी लंबी कि दूर से देखने पर उसका आखिर नजर ही नहीं आ रहा था। सड़क दोनों तरफ घने हरे भरे पेड़ों के बीच से गुजर रही थी। हवा चल रही थी और पेड़ों की टहनियां धीरे धीरे झूल रही थी। दूर से सैनिकों के नारे लगाने की गूंज लगातार सुनाई दे रही थी। गाड़ी धीरे धीरे मेन गेट के अंदर दाखिल हुई। मैदान के किनारे 2 लोग खड़े होकर पूरी ट्रेनिंग को ध्यान से देख रहे थे। उनमें सबसे आगे खड़ा आदमी बाज जैसी तेज नजरों वाला रौबदार पर्सनैलिटी लिए हुए था। मैं उसे पहले भी मिल चुका था। वो था फान तियानले, जियांगलिंग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का स्पेशल ऑपरेशंस कमांडर। उसके बगल में एक और आदमी खड़ा था। वो फान तियानले से थोड़ा छोटा लग रहा था, लगभग 30 साल की उम्र। पूरे शरीर की मांसपेशियां बेहद मजबूत थी, एक भी एक्स्ट्रा फैट नहीं, गेहुआ सांवला रंग। वो था यानगांग, थंडर कमांडो टीम का मेंबर। मेरे साथ आए मेजर गाड़ी से उतर गए। मैंने जैसे ही जमीन पर पैर रखा, दूर से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, घंटी जैसी गूंजती हुई जोरदार हंसी। वो फान तियानले ही थे। बेइंग, आ गए तुम? बहुत बढ़िया, चलो पहले तुम्हें तुम्हारे आने वाले रहने की जगह घुमा देता हूँ। बात करते करते फान तियानले और उनके साथ वाला युवक तेजी से हमारी तरफ आए। कुछ ही पलों में वे हमारे सामने खड़े थे। फान तियानले ने मुस्कुराकर मेजर के कंधे पर हाथ थपथपाया। तुमने मेहनत की, अब अपनी यूनिट में वापस जाओ। मेजर ने तुरंत मिलिट्री स्टाइल में सलाम किया। उनकी आंखों में फान तियानले के लिए पूरा सम्मान साफ था। इस मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में फान तियानले की पोजीशन बहुत ऊंची थी। फान तियानले ने बड़े अपनापन से मेरा हाथ पकड़ ली। बेइंग, आओ, मैं तुम्हें पूरा स्पेशल मिलिट्री कैंप घुमाता हूँ। मेजर जाते जाते मेरी तरफ देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, ये झांग बेइंग तो अभी अभी भर्ती हुआ है, लेकिन कमांडर फान इसे इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। आगे चलकर वुल्फ फैंग स्पेशल ब्रिगेड में इसका फ्यूचर जरूर बहुत चमकेगा। उधर यानगांग का चेहरा और ज्यादा सख्त हो गया। उसके पूरे शरीर की मांसपेशियां तन गईं, होंठ भी कसकर बंद हो गए। वो मन ही मन सोच रहा था, न जाने कहां से ये आदमी टपक पड़ा। सुना है कैपिटल का यंग मास्टर है, ऊपर तक इसकी पहुंच। कहीं वही अमीर घर का बिगड़ैल लड़का तो नहीं, जो फैमिली की ताकत से आर्मी में सिर्फ नाम चमकाने आया है। जहां तक मेरा अकेले 3 आतंकियों को मार गिराने वाली बात थी, उसने उसके बारे में भी सुन रखा था, लेकिन एक सैनिक होने के नाते उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। उसके हिसाब से ऐसा काम तो कम से कम वर्किंग लेवल का सैनिक ही कर सकता है। उधर वो अभी यही सोच ही रहा था कि इधर फान तियानले मुझे पूरे अपनापन से कैंप घुमाने लगे। वे हर जगह का परिचय दे रहे थे। ये हमारी मेस बिल्डिंग है और उधर वुल्फ फैंग की फर्स्ट कंपनी है। ओह, और सामने जो नई बिल्डिंग दिख रही है, कैसी लगी? मैंने नजर उठाकर देखा। बुरी नहीं है, फान तियानले गर्व से बोले। वो नई बनी डॉर्मेट्री है, नई फीमेल कमांडो यूनिट के लिए, फायर फिनिक्स स्पेशल टीम। इतना कहते हुए
उन्होंने सीना और भी चौड़ा कर लिया। मैं उनके साथ चलते हुए साफ महसूस कर सकता था कि उन्हें इस टीम पर बहुत गर्व था। दरअसल मैं काफी पहले से यानगांग की नफरत और तिरस्कार महसूस कर चुका था, लेकिन मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैंने उसे बिल्कुल दिल पर नहीं लिया, क्योंकि मैं समझ सकता था आखिर मेरी पहचान अभी भी एक बिगड़ैल यंग मास्टर की ही थी। जहां तक फायर फिनिक्स टीम की बात थी, मैं एक रीबॉर्न इंसान था, इसलिए उसके बारे में पहले से जानता था। ये सुनकर तो मैं अंदर ही अंदर और भी खुश हो गया। क्या मैं फायर फिनिक्स टीम का इंस्ट्रक्टर बनने वाला हूँ? ये तो सच में बहुत बढ़िया मौका है। फान तियानले मेरी तरफ मुड़कर बोले, फायर फिनिक्स की फीमेल सोल्जर्स की पहली ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। तुम्हें भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। अगले 3 दिन तुम्हारे लिए कैंप से फेमिलियर होने का टाइम है। आराम से घूमो, सब कुछ देखो। 3 दिन बाद मुझे बताना कि तुम किस कंपनी में जाना चाहते हो। मानता हूं कि तुम्हारा गन टैलेंट बहुत रेयर है, लेकिन हर जवान को न्यू रिक्रूट से ही शुरुआत करनी पड़ती है। हालांकि फान तियानले नहीं जानते थे कि जैसे ही मैंने फायर फिनिक्स का कैंप पहली बार देखा, मेरे दिमाग में पहले ही पूरा प्लान बन चुका था। मैंने बस मुस्कुराकर उनकी बात मान ली। जब यानगांग मुझे डॉर्मेट्री की तरफ लेकर जा रहा था, तब तक मेरे मन में एक शुरुआती योजना पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, और दूसरी तरफ यानगांग अब भी अपने चेहरे की नाखुशी बिल्कुल छिपा नहीं पा रहा था। ये छोकरा बस अपने घर में किसी बड़े आदमी के दम पर उछल रहा है, और ये भी स्पेशल फोर्स का सैनिक बनना चाहता है। इसकी शक्ल सूरत देखकर तो लगता है 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद ही अपना बोरिया बिस्तर समेटकर भाग जाएगा। नहीं, इस लड़के को एक सबक सिखाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ दिनों बाद सिर पर ही चढ़ बैठेगा। ये सोचकर डीएम कोंग ने मुझे शुरुआत में ही अपनी धौंस दिखाने का फैसला कर लिया। सोचा और तुरंत कर भी डाला। एक मोड़ पर पहुंचने से पहले उसने ऐसे दिखाया जैसे गलती से अपना पैर आगे निकाल दिया हो, ताकि मैं ठोकर खा जाऊं। हिसाब से मैं उसके ठीक पीछे चल रहा था, इसलिए मुझे रिएक्ट करने का मौका नहीं मिलना चाहिए था। उसे पूरा यकीन था कि मैं सीधे मुंह के बल जमीन पर जा गिरूंगा, लेकिन डीएम कोंग ने मेरी नजर और मेरी रिएक्शन स्पीड को बहुत हल्के में लिया था। आखिर मैंने पहले ही बॉडी एवोल्यूशन ड्रग इस्तेमाल किया था, जिससे मेरी फिजिकल एबिलिटी स्पेशल फोर्स के सैनिकों के लेवल तक पहुंच चुकी थी। ऊपर से मेरे अंदर विंसन बॉक्सिंग टेक्निक भी थी, तो मेरी फुर्ती कैसे कम हो सकती थी। इसलिए अगले ही पल जैसे ही डीएम कोंग ने टांग अड़ाने की कोशिश की, मेरा शरीर बिजली की तरह लपका। मैं उल्टी दिशा से घूमकर उसके बिल्कुल बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर मैंने उसके कमर पर हल्का सा धक्का दिया। उस धक्के में मैंने सिर्फ अपनी ताकत का 2 हिस्सा ही लगाया था। धप! संतुलन बिगड़ते ही डायम कुआंग सीधे जमीन पर लुढ़क गया। स्टाफ सार्जेंट बनने के बाद उसे शायद ही कभी इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। बड़ी मुश्किल से उठकर बैठते हुए वो हैरानी से अपने पैरों को देखने लगा, क्योंकि मेरी हरकत इतनी तेज थी कि उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आया कि आखिर वो गिरा कैसे। ये कैसे हो गया? क्या आजकल मेरी ट्रेनिंग कम पड़ रही है? बड़बड़ाते हुए उसने सिर उठाया तो देखा मैं उसके सामने खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए। खंक खंक। डीएम कुआंग का चेहरा शर्म से लाल हो गया। सीन तो उल्टा ही पड़ गया। नए सैनिक को सबक सिखाने चला था, लेकिन खुद ही सबके सामने बेइज्जत हो गया। डीएम वोंग, इतनी बड़ी सलामी देने की क्या जरूरत थी? इतनी दूर से आए हो। मैं तो अभी आपका इंतजार कर रहा था कि आप मुझे कैंप लेकर चलेंगे। मेरे चेहरे पर जरा भी एक्सप्रेशन नहीं था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सच में मुर्गी चुराने चला था और उल्टा अपना चावल गंवा बैठा। धत्त तेरे की, क्या ये दन सच में इतना काबिल है? डीएम कुआंग हंसे या रोए समझ नहीं पा रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि इस छोरे की जमकर पिटाई कर दे, लेकिन आखिर में वो गुस्से में पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। अगली सुबह अभी हल्की हल्की रोशनी ही हुई थी कि मैं बिस्तर से उठ बैठा, तैयार होकर सीधे उस फायर फिनिक्स टीम के कैंप की तरफ निकल पड़ा, जिसे मैंने कल देखा था। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इस वक्त फायर फिनिक्स टीम की 8 महिला सैनिक सुबह की हल्की रोशनी में छोटे ट्रेनिंग ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ लगा रही थी। उसी धुंधली रोशनी में मेरी नजर फायर फिनिक्स की सबसे आगे दौड़ रही महिला सैनिक पर पड़ी। उसकी लंबी कदकाठी थी, तीनों बॉडी कर्व्स बिल्कुल परफेक्ट, चेहरा अंडाकार, थोड़ी नुकीली वी शेप वाली, बेहद खूबसूरत लेकिन साथ ही रौबदार, बड़ी बड़ी चमकती आंखें, जैसे खुद बोल रही गलत नहीं हो सकता। कल दोपहर जुटाई गई जानकारी के हिसाब से यही फायर फिनिक्स की सबसे अहम सदस्य दिए थोनतम है। वो चिंघुआ यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट भी थी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स की एक्सपर्ट थी। डीप थोनतम के ठीक पीछे दौड़ रही थी एक और महिला, जिसकी उम्र उससे थोड़ी ज्यादा थी। छोटे कटे हुए बाल उसे और भी दमदार बना रहे थे। उसकी आंखें हमेशा मुस्कुराती हुई लगती थी, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता था कि उस दोस्ताना मुस्कान के पीछे कराटे ब्लैक बेल्ट, अमेरिका से साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री और मेजर लूक कुआन डाम हियलाम छिपी हुई थी। वैसे इस बार मेरा यहाँ आने का मकसद पूरी तरह इन लड़कियों की वजह से नहीं था। मैंने नजर आगे उठाई। ट्रेनिंग ग्राउंड के किनारे एक 30-35 साल का आदमी खड़ा था। उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी, शरीर लंबा और बेहद मजबूत। वही पुरुष ट्रेनर था। टारगेट लॉक करते ही मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। फिर मैं उसकी तरफ बढ़ गया। अब वक्त था अपने ट्रेनर बनने वाले प्लान को अमल में लाने। उधर उस ट्रेनर ने भी साफ महसूस कर लिया था कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। उसने
मुड़कर मेरी तरफ देखा। उसके चेहरे पर साफ नाराजगी थी। कृपया वापस चले जाइए, अभी फायर फिनिक्स टीम की स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है। अगर कोई काम है तो थोड़ी देर बाद आकर मुझसे मिलिए। लोई चेन ने देखा कि यह नौजवान उसी को ढूंढते हुए आया है। वो मन ही मन सोचने लगा, ऐसा कोई अमीर बिगड़ा हुआ लड़का मुझसे क्या काम रख सकता है। शुरू से ही इसकी नजर मेरी महिला सैनिकों पर होगी। पहले से ही इसे चेतावनी देना बेहतर रहेगा। अगर शुरुआत में ही इसे दबाकर नहीं रखा तो कहीं ये मीठी मीठी बातें करके मेरी किसी महिला सैनिक को बहका न ले, फिर मैं किससे शिकायत करता फिरूंगा। उधर फायर फिनिक्स टीम की बाकी सदस्य भी मेरी मौजूदगी की वजह से एक एक करके मेरी तरफ देखने लगी। उनकी आंखें अनजाने में ही चमक उठी। मानना पड़ेगा, मेरा लुक सच में काफी आकर्षक था। डीप थोंतम भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने कनखियों से मेरी तरफ देखा। जैसे जैसे मैं करीब आता गया उसके मन में जिज्ञासा बढ़ती गई। ये कौन है? इसने तो मिलिट्री यूनिफॉर्म तक नहीं पहनी। लेकिन तभी डीप थोंटाम को अचानक कुछ याद आया और वो चौंक कर बोल पड़ी, रुको, हाल ही में इस कैंप में सिर्फ एक ही नया आदमी आया है, वही बूढ़े जनरल ट्रोंग का मशहूर बेटा, राजधानी का बदनाम अमीर बिगड़ा हुआ यंग मास्टर। यकीन नहीं होता सुबह सुबह ही यहाँ तक आ पहुंचा। मैंने इससे पहले पलक झपकते ही 3 गुंडों को गिरा दिया था, जिसकी वजह से फम थियन लोई ने मुझे स्पेशल अप्रूवल देकर भर्ती किया था। ये बात लगभग पूरे कैंप को पता थी। लेकिन मेरी पहले की रेपुटेशन इतनी खराब थी कि डीप थोंटाम जब राजधानी में पढ़ाई कर रही थी तब भी उसने मेरे बारे में न जाने कितने बदनाम किस्से सुन रखे थे, जैसे लड़ाई झगड़ा करना, शराब पीकर हंगामा मचाना, यहाँ तक कि नशे में गिरफ्तार होना। ऐसे कारनामे 10 उंगलियों पर भी गिने नहीं जा सकते थे। दिए थोंतम ने होंठ सिकोड़ लिए और मन ही मन और भी पक्का यकीन कर लिया। 3 गुंडों को हराने वाली इसकी कहानी, अरे ये सब बढ़ा चढ़ाकर बोली गई बातें होंगी। फायर फिनिक्स टीम की बाकी लड़कियों की सोच भी शायद उसी जैसी थी। लाइन में से कई तिरस्कार भरी हुआ की आवाजें सुनाई देने लगी। लोई चेन की भौहें और सिकुड़ गईं। फायर फिनिक्स टीम बड़ी मुश्किलों और अनगिनत मेहनत के बाद बनी थी। उसके पीछे कितनी तकलीफें थी ये कोई आम इंसान समझ ही नहीं सकता था। और ये डैन यहाँ आते ही डिसिप्लिन बिगाड़ने लगा। वो मुड़कर ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ गिरजा। ध्यान मत भटकाओ, जो भी नियम तोड़ेगा उसे 50 पुशअप्स लगाने होंगे। फिर उसने मेरी तरफ देखा। अब मैं उससे मुश्किल से 10 मीटर दूर था। माफ कीजिए, ये मिलिट्री कैंप है, राजधानी नहीं। कृपया पीछे हट जाइए और हमारी ट्रेनिंग में रुकावट मत डालिए। मैंने ऐसे दिखाया जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। मैं एक एक कदम बढ़ाते हुए लोई चेन के पास पहुंचने लगा। न जाने क्यों लोई चेन को हल्का सा दबाव महसूस होने लगा। इतना नहीं कि वो डर जाए, लेकिन ऐसा एहसास मेरे जैसे इंसान से आना उसे बिल्कुल अजीब लग रहा था। ट्रेनर लोई, चिंता मत कीजिए, मैं सबकी ट्रेनिंग में कोई रुकावट नहीं डालूंगा। मैं तो बस थोड़ा देखने आया हूँ, मैंने आराम से मुस्कुराते हुए कहा। लोई चेन ने मन की शंका दबाई और सिर हिलाकर बोला, अभी पीछे हट जाओ, नहीं तो मुझे फोर्स इस्तेमाल करनी पड़ेगी, तब पछताना मत। उधर डीपथन टाम और बाकी लड़कियां बड़े मजे से तमाशा देखने लगी। उन्हें बड़ी उत्सुकता थी कि मैं खुद भाग जाऊंगा या लोई चेन मुझे अच्छी तरह सबक सिखाएगा। लेकिन फायर फिनिक्स टीम ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अचानक हंस पड़ूंगा। मैंने सिर खुजलाया और थोड़ा भोला बनने का नाटक करते हुए पूछा, वो कैप्टन लोई चेन, आपसे एक बात पूछनी थी। मैं थोड़ा रुका, गला साफ किया और बोला, आपको क्या लगता है मैं फायर फिनिक्स का ट्रेनर बन सकता हूँ? हद हो गई, सच में हद हो गई। ये लोई चेन के दिमाग में आया पहला ख्याल था। वो मुंह खोले मेरे सामने खड़ा रह गया, जैसे यकीन ही ना हो कि ये लड़का सच में ऐसी बात बोल सकता है। लेकिन आखिर वो लोई चेन था। अगले ही पल वो हंस पड़ा, तुम फायर फिनिक्स का ट्रेनर बनना चाहते हो? उसी समय दूसरी कंपनी के कुछ लोग भी तमाशा देखकर समझ गए कि मामला गड़बड़ है। वो तुरंत भागकर फार्म थियन लोई को बुलाने चले गए। कुछ ही देर बाद फार्म थियन लोई अपने चीफ ऑफ स्टाफ को साथ लेकर हांफते हुए फायर फिनिक्स कैंप पहुंच गया। ट्रोंग बक खन, फार्म थियन लोई ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था कि समझ ही नहीं आ रहा था वो मेरी तारीफ कर रहा है या पूरी तरह हैरान है। सच कहूं तो तुम काफी जोशीले नौजवान हो और आइडिया भी बहुत लाते हो। फार्म थियन लोई नाराज नहीं हुआ। उसने गंभीर आवाज में कहा, लेकिन फायर फिनिक्स जैसी एलीट टीम का ट्रेनर बनने का हक सिर्फ किंग ऑफ सोल्जर्स के भी सबसे बेहतरीन किंग ऑफ सोल्जर्स को मिलता है। ये कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो यूं ही मिल जाए। इसके पीछे सालों की कठिन ट्रेनिंग और मेहनत होती है। और मैंने तो कहा था कि आज तुम्हें पूरे मिलिट्री रीजन की सैर करवाऊंगा, फिर अचानक ट्रेनर बनने की जिद क्यों? मैं हंस पड़ा। अंकल, मेरा एक सुझाव है, मैं और ट्रेनर लोई चेन एक मैच लड़ लेते हैं। अगर मैं जीत गया तो मुझे कुछ दिनों के लिए ट्रेनर बनने का मौका दे दीजिए। इतना तो ठीक रहेगा, है ना? मैंने आगे कहा, वैसे भी स्पेशल फोर्सेस में हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही फैसला करता है। यहाँ हर किसी में जोश है और कोई आसानी से हार नहीं मानता। मेरी ये रिक्वेस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है। मेरे स्वभाव के हिसाब से देखा जाए तो मुझे अच्छी तरह पता था कि कहाँ रुकना है। अभी मैं जानबूझकर खुद को एक बिगड़े हुए अमीर लड़के की तरह पेश कर रहा था ताकि सामने वाला मुझे हल्के में ले, क्योंकि मेरा अपना प्लान पहले ही शुरू हो चुका था। आखिर एक सख्त इंस्ट्रक्टर बनना इतना आसान थोड़ी होता है। मेरी बात खत्म होते ही फायर फिनिक्स टीम की डंग ट्यू ट्यू
अपनी हंसी नहीं रोक पाई। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये साधारण सा सैनिक जिसने अभी तक एक दिन की भी सही ट्रेनिंग नहीं की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अगर मुझे किसी भी एक फील्ड में किंग ऑफ सोल्जर्स को चैलेंज करने का मौका भी मिल जाए तब भी मेरी बुरी तरह हार होगी। उधर फार्म थियन लोई अपना सिर खुजलाने लगा। ये आखिर हो क्या रहा है? मिलिट्री रूल्स के हिसाब से अगर मैं सच में किंग ऑफ सोल्जर्स लोई चियन को हरा भी देता तब भी कोई मुझे फायर फिनिक्स टीम की कमान नहीं सौंपता। लेकिन मैं तो पहले ही अपना फैसला कर चुका था। मैंने सिर उठाया और आग में घी डालते हुए आगे बोलना जारी रखा। साओ, क्या बात है कैप्टन लोई चियन? चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं है क्या? लोई चियन जरा भी गुस्सा नहीं हुआ बल्कि हंस पड़ा। वो मेरे चारों तरफ एक चक्कर लगाकर मुझे सिर से पैर तक कई बार देखने लगा। फिर मुस्कुराकर बोला, तुम फायर फिनिक्स के इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हो? बिल्कुल, मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। ठीक है, दिलचस्प है। चाहे तुम्हारा मकसद जो भी हो, लेकिन तुम्हारी ये हिम्मत मुझे पसंद आई। युवा लोगों में एम्बिशन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि तुम्हारे अंदर उस एम्बिशन के लायक काबिलियत भी होगी। लोई चियन ने गंभीर होकर कहा। अब वो मुझे थोड़ा पसंद करने लगा था। सच में अनजान आदमी को डर ही नहीं लगता। ये कहकर उसने मुड़कर फम थियन लोई की तरफ देखा। कमांडर, मैं इसका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। जब किसी नौजवान में इतना जोश है तो उसे एक मौका क्यों ना दिया जाए? लेकिन उसके बगल में खड़े चीफ ऑफ स्टाफ मुस्कुराकर बोले, कमांडर, अभी मीटिंग में आपने ही तो कहा था कि नौजवानों में आगे बढ़ने का जज्बा होना चाहिए और सेना को नए खून की भी जरूरत है। बेहंग की काबिलियत हम सब अच्छी तरह जानते हैं। इसे कोशिश करने दीजिए। वैसे भी ऊपर से मिले आदेश के मुताबिक फायर फिनिक्स की स्थापना और ट्रेनिंग कोई एक दो दिन में पूरी होने वाली नहीं है। ये सुनते ही फायर फिनिक्स टीम की लड़कियां आपस में शोर मचाने लगी। अरे सच में मान भी गए? लेकिन सबसे अनुभवी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में सबसे माहिर डामही लाम बस हल्का सा मुस्कुराई। उसने मन ही मन सोचा, ऊपर वाले अफसर वाकई चालाक हैं। एक नया सैनिक जिसने कभी असली ट्रेनिंग तक नहीं की, वो किंग ऑफ सोल्जर्स को कैसे हरा सकता है? असल में ये लोग बस इसे इज्जत से पीछे हटने का रास्ता दे रहे हैं। इससे न इसके दादाजी की बेइज्जती होगी और न ही इसकी घमंडी आदत बच पाएगी। एक तीर से दो निशाने। लोई चियन ने कहा, कंपटीशन तुम चुनोगे। कुल 2 इवेंट्स होंगे। अगर दोनों जीत गए तो इंस्ट्रक्टर की पोस्ट तुम्हारी। उधर फार्म थियन लोई को मामला और भी दिलचस्प लगने लगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेइहंग आखिर किस चीज में चैलेंज देना चाहता है। ये कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। ये नौजवान उसे बार बार नई हैरानी दे रहा था। मैंने बिल्कुल कैजुअल अंदाज में कहा, तो फिर शूटिंग और हैंड टू हैंड कॉम्बैट कैसा रहेगा? ये दोनों स्किल्स मेरे लिए सबसे भरोसेमंद थी, क्योंकि सिस्टमैटिक ट्रेनिंग के बाद इन्हीं पर मुझे सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस था। और लोई चियन के बारे में मेरी जानकारी के मुताबिक ये वर्ल्ड क्लास किंग ऑफ सोल्जर्स बेहद घमंडी था। एक बार बात बोल देता तो पीछे नहीं हटता। ठीक है, तो शूटिंग और रियल कॉम्बैट ही सही। जैसा मैंने सोचा था, लोई चियन ने बिना झिझक तुरंत मान लिया। मेरे द्वारा लोई चियन को चैलेंज देने की खबर पूरे जियांगलिंग स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री रीजन में आग की तरह फैल गई। कुछ ही मिनटों में जो स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स ट्रेनिंग में व्यस्त नहीं थे, वो सब अलग अलग कैंपों से दौड़ते हुए यहाँ पहुंच गए। सब इस मुकाबले को अपनी आंखों से देखना चाहते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मुझे देखने नहीं आए थे। वो तो बस लोई चियन का प्रदर्शन देखने आए थे। आखिर काफी समय हो गया था किसी ने वर्ल्ड क्लास किंग ऑफ सोल्जर्स की असली ताकत नहीं देखी थी, और मैं उनकी नजर में मैं तो बस एक पंचिंग बैग था। इस मैच का रिजल्ट पूछने वाली भी कोई बात है? जब उन्हें पता चला कि लोई चियन का अपोनेंट मैं हूं, एक ऐसा नाम जिसे कोई जानता तक नहीं, ऊपर से राजधानी का बदनाम अमीर बिगड़ा हुआ लड़का, तो सब और भी हंसने लगे। कुछ सैनिक तो खुद मिलिट्री फैमिली से थे। उन्हें मेरे पुराने कारनामे अच्छी तरह याद थे। वो अपने साथियों से हंसते हुए बोले, हमारे कैप्टन लोई का पंचिंग बैग बनना भी आसान नहीं होता। कम से कम इस लड़के में हिम्मत तो है। इस तरह एक वर्ल्ड क्लास किंग ऑफ सोल्जर्स का मुकाबला, जो नॉर्मली बहुत तनाव भरा होना चाहिए था, जहां किंग ऑफ सोल्जर्स को भी पूरी तरह फोकस करना पड़ता, वो अब किसी मेले जैसा माहौल बन चुका था। उसने मुस्कुराकर अपने चीफ ऑफ स्टाफ से कहा, फिर भी तुम्हारा दिमाग बहुत तेज चलता है। अभी कुछ देर पहले तक मैं सोच सोच कर परेशान था कि अगर ये लड़का सच में इंस्ट्रक्टर बन गया तो क्या होगा। सच में बेकार की टेंशन ले रहा था। चीफ ऑफ स्टाफ ने हल्के से अपना चश्मा ऊपर किया। चश्मे के पीछे उसकी आंखों में चालाकी की चमक दिखाई दी। दूसरी तरफ फायर फिनिक्स टीम की महिला सैनिक तो पूरी तरह तमाशबीन बन चुकी थी। कोई कुर्सी उठा लाया था, कोई पानी की बोतल। सब आराम से बैठकर मजेदार शो देखने की तैयारी कर रही थी। आखिर यहाँ आने से पहले ही वो लोई चियन की महान रेपुटेशन के बारे में बहुत कुछ सुन चुकी थी, लेकिन आज पहली बार उन्हें उसे खुद लड़ते हुए देखने का मौका मिलने वाला था। ऊपर से पहला मुकाबला ही हैंड टू हैंड कॉम्बैट था। यही तो कैप्टन लोई की सबसे बड़ी स्पेशलिटी थी। अच्छे से देखना कैसे कैप्टन लोई इस नए लड़के की धुलाई करता है। शायद कुछ सीखने को मिल जाए और हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाए। लेकिन तभी एक ऐसा नजारा सामने आया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। लोई चियन खुद पहले राउंड में लड़ने के लिए मैदान में उतरा ही नहीं। ओ, तुम अपनी जगह किसी और को लड़ाने वाले हो? फार्म थियन लोई ने हल्का सा भौं उठाकर पूछा। लोई चियन हल्का सा मुस्कुराया। आखिर मैं तुमसे कई साल पहले आर्मी में आया हूँ। मान लो
कि ये छोटे भाई को सिखाने जैसा है, लेकिन अगर मैं खुद मैदान में उतरूं तो ये नए सैनिक पर ज्यादती होगी। ऊपर से ट्रोंग साहब ने अभी तक एक दिन की भी ट्रेनिंग नहीं की है, कहीं गलती से इसे चोट लग गई तो मैं इसके दादाजी को क्या जवाब दूंगा। फामथियन लोई को अचानक बूढ़े जनरल ट्रोंग की याद आ गई। उसने भी सिर हिलाकर हामी भर दी। जब लोई चियन ने देखा कि कमांडर ने इशारा दे दिया है तो उसने दूर खड़े लोगों की तरफ हाथ हिलाकर आवाज लगाई, थनफोंग जरा इधर आओ। मैं भीड़ में से एक लंबा चौड़ा मांसपेशियों से भरा सैनिक बाहर निकला। उसके चेहरे पर साफ लिखा था कि वो तो बस तमाशा देखने आया था, लेकिन पता नहीं कैसे खुद ही मैदान में उतार दिया गया। कैप्टन, लेकिन अगर मैं लड़ा तो वो लड़का मेरा एक भी वार नहीं झेल पाएगा। ये भी सही बात है। जैसे ही ngू थनफोंग आगे आया, कई लोगों ने मेरी तरफ हमदर्दी भरी नजरों से देखा। करीबी लड़ाई में ngू थनफोंग लाइटनिंग कमांडो टीम का सबसे बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं था, लेकिन सिर्फ उसकी उभरी हुई मांसपेशियां देखकर ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था। ऊपर से उसका निकनेम ही जाइनगू, बिग बुल था। उसके पूरे शरीर में बैल जैसी ताकत भरी हुई थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि मैं एक तरफ खड़ा हल्का सा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही लोई चियन ने डे इनहू को बुलाया, मेरे होंठों पर संतोष भरी मुस्कान आ गई। मेरा प्लान पूरी तरह सफल हो गया था। शुरू से ही मुझे पता था कि हाथापाई में मैं अभी लोई चियन का मुकाबला नहीं कर सकता। आखिर मुझे सिस्टम मिले अभी कुछ ही दिन हुए थे। इतने कम समय में किंग ऑफ सोल्जर्स के लेवल तक पहुंचना नामुमकिन था, लेकिन मुझे ये भी पता था लोई चियन इतना बेशर्म नहीं था कि खुद मैदान में उतरकर एक नए सैनिक को पीटे। इसी वक्त दोनों लोग मैदान के बीच जाकर अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। मार्टियल आर्ट्स मैच आधिकारिक रूप से शुरू हो गया, लेकिन तभी मैं अचानक जोर से हंस पड़ा। मैंने मुड़कर बाहर खड़ी फायर फिनिक्स टीम की लड़कियों की तरफ देखा और बोला, भविष्य में मैं ही तुम लोगों का इंस्ट्रक्टर बनने वाला हूँ। आज मैं तुम सबको पहला लेसन दूंगा। इस पहले लेसन में मैं तुम्हें विंग चून की कुछ एंशिएंट मार्शल आर्ट्स टेक्निक्स दिखाऊंगा। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखना। पूरा मैदान एकदम शोर से गूंज उठा। ये लड़का खुद को आखिर समझता क्या है? इतना घमंड भी अच्छा नहीं होता। धड़ाम। जाइनगू खुलेआम मिली। इस चुनौती को कैसे सहन करता? उसने बिना एक पल गंवाए सीधा मुक्का मेरे चेहरे की तरफ दे मारा। बाहर खड़े तमाम दर्शकों ने एक साथ ठंडी सांस खींच ली। जाइनगू का पंच पूरे मिलिट्री रीजन में अपनी भयानक ताकत के लिए मशहूर था। उसका हमला सिर्फ तेज ही नहीं, बेहद क्रूर भी था, और शुरुआत में ही उसने इतना भारी वार कर दिया। क्या ये कुछ ज्यादा ही बेरहमी नहीं थी? कई लोगों ने चुपचाप सिर हिलाया, कुछ तो आगे देख भी नहीं पाए और नजरें फेर ली। पूरे जियांगलिंग स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री रीजन में, छोड़ो विंगचन की इन पुरानी टेक्निक्स को, अगर असली विंगचन मास्टर भी यहाँ आ जाए तो भी डे इनहू के इस मुक्के को रोक पाने वाले लोग उंगलियों पर ही गिने जा सकते थे।